ये हमारा लेक्चर 6 है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड पे। और आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इस पे एमसीक्यूज कवर करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस के 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हु शैल कंस्टिट्यूट द नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। इसको हम लोग अब से शॉर्ट में नेशनल बोर्ड बोलेंगे। तो किसके पास पावर है नेशनल बोर्ड को कंस्टिट्यूट करने का, बनाने का? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू कंस्टिट्यूट द नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, और इन शॉर्ट नेशनल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 विच सेक्शन ऑफ OSSW कोड 2020 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट द नेशनल बोर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 16। सेक्शन 16 है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो नेशनल बोर्ड है उसको कंस्टिट्यूट करे। ओके, अंडर सेक्शन 16 द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंस्टिट्यूट द नेशनल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है हु एडवाइसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू दिस कोड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नेशनल बोर्ड। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। इसका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू दिस कोड, जैसे कि स्टैंडर्ड्स हो गए, रूल्स हो गए एंड रेगुलेशंस हो गए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना होता है। तो उसको बनाने के लिए जो एडवाइस करता है वो करता है नेशनल बोर्ड। ठीक है, नेशनल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाती है, नेशनल बोर्ड नहीं बनाते। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन नेशनल बोर्ड उसको एडवाइस करती है, जो भी आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, और इन शॉर्ट द नेशनल बोर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका जो सेक्रेटरी होगा वो होगा आपका नेशनल बोर्ड का चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल बोर्ड इज। अब इसमें नेशनल बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी कौन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे जो होगा वो आपका नेशनल बोर्ड में एज ए मेंबर सेक्रेटरी होगा। ओके, जो सेक्रेटरी के पोस्ट में होगा, ठीक है, तो वो होगा चेयरमैन, और जो जॉइंट सेक्रेटरी होगा वो होगा मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेशनल बोर्ड। अब यहाँ पे कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की लिस्ट दी गई है, इसमें से बताना है कि कौन सा एक्स ऑफिशियो मेंबर है वो नेशनल बोर्ड का मेंबर नहीं होता। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है वो किसी सेंट्रल पोस्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, ऑफिस संभाल रहा है, उस पोस्ट की वजह से वो नेशनल बोर्ड का एक तरह से मेंबर है। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव है ये एक पोस्ट हो गई, इस पे जो आदमी काम कर रहा है उस पोस्ट की वजह से वो नेशनल बोर्ड का एक मेंबर बनता है। ठीक है, तो वो हो जाता है एक्स ऑफिशियो, तो ये आपका नेशनल बोर्ड का मेंबर होता ही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डायरेक्टर जनरल द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, ये जो भी पोस्ट है इस पे जो आदमी काम कर रहा है ऐसे डायरेक्टर जनरल, ये आपके नेशनल बोर्ड का मेंबर नहीं होता। ये बाकी के जो 3 हैं ये आपके नेशनल बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव हो गया, या फिर माइन सेफ्टी का डायरेक्टर जनरल हो गया, या फिर फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर जनरल हो गया, ये तीनों आपके नेशनल बोर्ड के मेंबर होते हैं। लेकिन जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का जो डायरेक्टर जनरल होता है वो नहीं होता। आप सारे जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स है आपके गैजेट में दिया गया है नेशनल बोर्ड के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, वो एक बार आप थोरोली देख लेना। ओके, उसमें से क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ आर मेंबर ऑफ द नेशनल बोर्ड। अब आपकी जो एडवाइजरी बोर्ड है नेशनल बोर्ड, उसमें एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं एज ए मेंबर। तो कितने होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5 and 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एम्प्लॉयर्स के भी 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और एम्प्लॉयज़ के भी 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे और वो एज ए मेंबर ऑफ द नेशनल बोर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 द नेशनल बोर्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एमिनेंट पर्सन्स कनेक्टेड विद द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो इसका भी आंसर होगा 5 ऑप्शन डी। आपके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के फील्ड में जो भी एमिनेंट पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो भी वेल नोन पर्सन्स होते हैं, रेप्यूटेड पर्सन्स होते हैं, जिनको ज़्यादा अच्छे से जानकारी होती है उस फील्ड में, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स होते हैं, उनमें से 5 पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है एज ए मेंबर ऑफ द नेशनल बोर्ड। और ये अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट।
क्वेश्चन नंबर 9 है प्रिंसिपल सेक्रेटरीज डीलिंग विथ लेबर मैटर्स ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स आर कंस्टिट्यूटेड इन द नेशनल बोर्ड बाय रोटेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके नेशनल बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कितने स्टेट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है बाय रोटेशन। रोटेशन मतलब इस टाइम के लिए, मतलब पहले कुछ स्टेट्स का लेगी, फिर उसके बाद कुछ और स्टेट्स का लेगी, ठीक है, बाय रोटेशन पॉलिसी होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। रिमेंबर यहाँ पे 5 आंसर नहीं होगा, 4 आंसर्स होगा। 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को बाय रोटेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट है 4 स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर व्हाट टर्म एन एम्प्लॉय मे रिमेन एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द नेशनल बोर्ड। अब आपके नेशनल बोर्ड में जो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो डिफाइंड की गई है, तो वो कितना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 ईयर्स। ठीक है, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो डिफाइन की गई है और वो 3 साल की होती है। यहाँ पे मैंने जो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं नेशनल बोर्ड के जिनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 3 ईयर्स की डिफाइंड है, वो मैंने बताया है कौन कौन से होते हैं। पहला है जो आपके 4 स्टेट में जो लेबर मैटर से जो डील करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरीज बाय रोटेशन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनका भी जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 3 ईयर्स का होता है। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, इनका भी जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 3 ईयर्स का होता है। वैसे ही आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो प्रोफेशनल बॉडी एसोसिएटेड विद अ मैटर फॉर विच स्टैंडर्ड रूल्स एंड पॉलिसीज आर बीइंग फ्रेम्ड, ये भी इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 3 ईयर्स का होता है। और जो 5 एमिनेंट पर्सन्स होते हैं जिनका कनेक्शन होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के फील्ड से, इनका भी जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो भी 3 ईयर्स का होता है। तो इन 5 को आप याद रखना, इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 3 ईयर्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हु हैज़ द पावर टू कंस्टिट्यूट एज मैनी टेक्निकल कमिटीज और एडवाइजरी कमिटीज टू असिस्ट अ नेशनल बोर्ड इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टेक्निकल कमिटीज़ एंड एडवाइजरी कमिटीज़ को बनाने का, जिसका काम होता है नेशनल बोर्ड को असिस्ट करे इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस। ठीक है, नेशनल बोर्ड को असिस्ट करे, वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके, और उसके लिए जो भी टेक्निकल कमिटीज़ और एडवाइजरी कमेटी की ज़रूरत पड़ती है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, नेशनल बोर्ड नहीं बनाएगी। ओके, कंफ्यूज मत होना, जो भी टेक्निकल कमिटीज़ और एडवाइजरी कमेटी जो असिस्ट करती है नेशनल बोर्ड को, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच सेक्शन ऑफ OSHW कोड 2020 एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में स्टेट बोर्ड बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्शन 17। आपका जो सेक्शन 17 है वो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है स्टेट बोर्ड बनाने का। ठीक है, स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाने का। आपका जो सेक्शन 16 था ये नेशनल बोर्ड था, और जो सेक्शन 17 है ये हो गया स्टेट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू असिस्ट अ स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड इन डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद को और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को असिस्ट करने के लिए इन डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस, इनमें से किसको कंस्टिट्यूट नहीं करती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नन। ठीक है, टेक्निकल कमिटीज भी कंस्टिट्यूट करती है, एडवाइजरी कमेटी भी कंस्टिट्यूट करती है स्टेट गवर्नमेंट, और साइट अप्रेजल कमेटी भी कंस्टिट्यूट करती है। साइट अप्रेजल कमेटी क्या होता है, अगर कोई फैक्ट्री है जिसमें हैजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व हो, अगर उसको इनिशियल लोकेशन के लिए परमिशन चाहिए तो वो पहले साइट अप्रेजल कमेटी को एप्लीकेशन भेजती है। फिर जो साइट अप्रेजल कमेटी होता है उसका काम होता है कि वो जो एप्लीकेशन उसको एग्जामिन करे, अगर उसको लगे कि ठीक है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी और रिकमेंड करेगी परमिशन देने के लिए। ठीक है, तो ये होती है साइट अप्रेजल कमेटी। तो इसको भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है हु इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर वर्क प्लेसेस रिलेटिंग टू द फैक्ट्री माइन डॉक वर्क BDN सिगार BOCW मतलब बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स। अंडर दिस कोड जो भी एस्टैब्लिशमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री हो गया, माइन हो गया, डॉक वर्क हो गया, BDN सिगार BOCW या फिर बाकी जो भी एस्टैब्लिशमेंट है, उसके वर्क प्लेसेस से रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बनाने का पावर और डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स होगा उसको डिक्लेयर करने के पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब कंफ्यूज मत होना, भले फैक्ट्री की जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स होता है सेफ्टी एंड हेल्थ का,
वर्क प्लेसेस में जो भी स्टैंडर्ड्स होता है उसको बनाने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेशनल बोर्ड भी इसका आंसर नहीं होगा, ये बस एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्वेश्चन नंबर 15 है चूज द रॉन्ग ऑप्शन। पहला है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू मैटर्स स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ दिस कोड। तो ये ऑप्शन सही होगा। आपका जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें लिस्ट ऑफ मैटर्स दिए गए हैं रिलेटिंग टू द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी मैटर्स की जो लिस्ट है वो आपके सेकेंड शेड्यूल में दी गई है, और उस पर स्टैंडर्ड्स बनाने का जो पावर है या स्टैंडर्ड्स डिक्लेयर करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। ओके, तो ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द सेकेंड शेड्यूल ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड। तो ये भी सही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जो सेकेंड शेड्यूल में जो भी लिस्ट ऑफ मैटर्स दिए गए हैं उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, कुछ हटा सकती है, कुछ प्लस कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड। ऑप्शन सी है द स्टेट गवर्नमेंट मे अमेंड द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर वर्क प्लेसेस रिलेटिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट फॉर विच इट इज़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये कह रहा है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है जिसकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उस एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स होगा रिलेटिंग टू द सेफ्टी एंड हेल्थ उसको वो अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है। चौथा कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर वर्क प्लेसेस रिलेटिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट फॉर विच इट इज़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये ऑप्शन ये कह रहा है कि वो चेंज तो कर सकती है लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले अप्रूवल लेना होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। स्टेट गवर्नमेंट है उन एस्टैब्लिशमेंट जिसकी वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, तो उसके वर्क प्लेसेस का जो स्टैंडर्ड होता है वो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन वो चाहे तो उसको अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल पहले लेना होगा। ओके, वो खुद से डायरेक्टली जाके चेंज नहीं कर सकती। तो इसमें हमको रॉन्ग ऑप्शन चूज़ करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये बस रॉन्ग ऑप्शन है, यही आंसर होगा। Question number 16 है the central government may on the basis of the recommendation of the national board and after notifying its intention to do so for not less than dash days by notification amend the second schedule। आपका जो सेकेंड शेड्यूल है इसमें लिस्ट ऑफ मैटर्स दिया गया है रिलेटिंग टू द सेफ्टी एंड हेल्थ जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टैंडर्ड्स बना सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि जो सेकेंड शेड्यूल है उसको वो अमेंड कर सकती है, मतलब उसमें जो लिस्ट ऑफ मैटर्स है उसमें हटा सकती है या फिर उसमें जोड़ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड। ठीक है, नेशनल बोर्ड के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, लेकिन उससे जब अमेंड करना होता है तो उसे एक नोटिफिकेशन देना होता है फॉर नॉट लेस देन डैश डेज। ठीक है, कितने दिन पहले एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन देना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 45 डेज। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी सेकेंड शेड्यूल अमेंड करना होगा तो उसे एटलीस्ट 45 डेज पहले नोटिफिकेशन देना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच सेक्शन एम्पावर्स द चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर टू कंडक्ट सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ द फैक्ट्री आफ्टर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द एम्प्लॉयर। कौन सा सेक्शन है वो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को पावर देता है कि वो किसी फैक्ट्री में जाके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सर्विस को कंडक्ट करे आफ्टर गिविंग नोटिस टू द एम्प्लॉयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेक्शन 20। आपके सेक्शन 20 में ये बताया गया कि चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास पावर है कि वो एम्प्लॉयर को नोटिस देने के बाद उसकी फैक्ट्री में जाके जो सर्विस है उसको कंडक्ट कर सकता है। अंडर सेक्शन 20 जो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सर्विस है वो जाके कंडक्ट कर सकता है। उसके अलावा और भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि किसके किसके पास पावर है कि वो अपने रिस्पेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट में जाके वो जो सर्वे है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। पहला हम लोगों ने देख लिया कि चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वो फैक्ट्री और माइंस में भी जाके जो है आपका सर्वे है वो कंडक्ट कर सकता है आफ्टर गिविंग अ नोटिस टू द एम्प्लॉयर। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस है और लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपके फैक्ट्री में भी जाके जो सर्वे है वो कंडक्ट कर सकते हैं अदर देन द चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस हो गए सेफ्टी, वो भी जाके माइंस में जो सर्वे है वो कंडक्ट कर सकते हैं। जो हेल्थ सर्विसेज के भी जो डायरेक्टर जनरल हो गए वो भी जाके फैक्ट्री और माइन में जो सर्वे है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। एंड सच अदर ऑफिसर्स एज मे बी ऑथोराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी ऑफिसर्स को ऑथोराइज करेगी वो जाके रिस्पेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट में जो सर्वे है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अंडर सेक्शन 20 इफ एनी वर्कर रिक्वायर्ड बाय द पर्सन कंडक्टिंग द सर्वे हैज़ प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन फर्निशिंग ऑल इन्फॉर्मेशन
then the time spent by the worker for undergoing such medical examination or furnishing information shall, for the purpose of calculating wages and extra wages for overtime work. अब जो भी रिस्पेक्टिव आदमी है, चाहे वो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो या फिर डायरेक्टर जनरल हो गया, वो जाके अगर सर्वे कंडक्ट करता है तो उस सर्वे में वो किसी वर्कर को बुला के उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोल सकता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है वो फर्निश करने के लिए बोल सकता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोल सकता है। तो जो भी वर्कर का जो टाइम जा रहा है वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने में या फिर इन्फॉर्मेशन देने में, उस टाइम का कितना पार्ट है वो वेजेस में कैलकुलेट किया जाएगा, ये पूछ रहा है। पहला है कि शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्किंग आवर फॉर हिम, जो भी उसका टाइम जा रहा है एग्जामिनेशन करवाने में या इन्फॉर्मेशन देने में, उसको कोई भी वेजेस नहीं मिलेगा। ओके, उसको वर्किंग आवर के टाइम से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ये ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी है ओनली हाफ ऑफ द टाइम शैल बी डीम्ड टू बी वर्किंग आवर फॉर हिम, जो भी उस वर्कर का टाइम जा रहा है उसका आधे टाइम को ही उसके वर्किंग आवर में काउंट किया जाएगा। ऑप्शन सी है ओनली 2/3, ठीक है, जो भी उसका टाइम जा रहा है उसका 2/3 टाइम ही उसके वर्किंग आवर में कैलकुलेट किया जाएगा। ऑप्शन डी है बी डीम टू बी वर्किंग आवर फॉर हिम, ठीक है, उसका जितना भी टाइम जा रहा है उस सारे टाइम को आपके वर्किंग आवर में कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्कर का जो भी टाइम जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने में या फिर इंफॉर्मेशन देने में, ठीक है, टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, तो वो सारा टाइम उसके वर्किंग आवर में काउंट होगा और उस पर जो भी वेजेस या ओवर टाइम वेजेस लगेंगे वो उसे मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है अंडर विच सेक्शन ऑफ OSSW कोड 2020 द प्रोविजन फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ सेफ्टी कमिटी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स इज प्रोवाइडेड। आपके OSSW कोड के किस सेक्शन के अंदर आपका जो सेफ्टी कमेटी है उसको बनाने का और जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट का प्रोविजंस दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 22। सेक्शन 22 के अंदर सेफ्टी कमेटी बनाने का और जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट का जो भी प्रोविजंस है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज़ करना है। पहला है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिक्वायर एनी एस्टैब्लिशमेंट टू कंस्टिट्यूट ए सेफ्टी कमिटी consisting of representative of employers and workers engaged in such establishment in the prescribed manner। और दूसरा कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वायर एनी एस्टैब्लिशमेंट टू कंस्टिट्यूट ए सेफ्टी कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स एंगेज्ड इन सच एस्टैब्लिशमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में सेफ्टी कमिटी बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो भी एस्टैब्लिशमेंट की जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो डायरेक्ट कर सकती है, बोल सकती है कि सेफ्टी कमेटी बनाने का, जिसमें आपके एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट की जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी। ऑप्शन 3 है द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑन द कमिटी शैल बी मोर देन द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर्स। जो भी आपके सेफ्टी कमेटी में जो एम्प्लॉयर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनका जो नंबर होगा वो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा होगा। ऑप्शन 4 है द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स ऑन द कमिटी शैल नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर्स। जो वर्कर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनका जो नंबर होगा वो आपके एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव के नंबर से कम नहीं होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4। वर्कर के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से कम नहीं होंगे। ओके, एम्प्लॉयर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है वर्कर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या क्या करेक्ट ऑप्शंस हो गए, ऑप्शन 1 एंड 4। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है अंडर OSSW कोड 2020 इन एवरी एस्टैब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री वेर इन डैश और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड द एम्प्लॉयर शैल अपॉइंट सच नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आपके OSSW कोड के अंदर अगर किसी फैक्ट्री में कितने पर्सन्स मिनिमम एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 500। अगर किसी फैक्ट्री में 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स है वो एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को सेफ्टी ऑफिसर्स है वो अपॉइंट करना होता है। और किस तरीके से अपॉइंट करना होता है वो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। रिमेंबर दिस 500। आपका जो फैक्ट्रीज एक्ट है पुराना वाला 1948 का, इसमें जो क्राइटेरिया था वो था 1000, ठीक है। अगर 1000 से ज़्यादा जो वर्कर्स है वो एम्प्लॉयड है तब सेफ्टी ऑफिसर रखना होता था, ठीक है। लेकिन OSSW में इसको 500 कर दिया गया है। रिमेंबर दिस डिफरेंस ऑल्सो।
क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच फैक्ट्रीज कैरिंग ऑन हैजार्डस प्रोसेस अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर बाय एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड एज पर OSSW कोड 2020। अब यहाँ पे उन फैक्ट्रीज की बात हो रही है जहाँ पे हैजार्डस प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे कितने वर्कर्स मिनिमम एम्प्लॉयड होने चाहिए, तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फैक्ट्रीज वेर इन 250 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। अगर किसी फैक्ट्री में हैजार्डस प्रोसेस कैरिड ऑन हो रहा है और वहाँ पे 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। जो नॉर्मल फैक्ट्री होती है, ठीक है, जो नॉर्मल फैक्ट्री होती है वहाँ पे कंडीशन होता है 500 या उससे ज़्यादा, और जो फैक्ट्री होती है जिसमें हैजार्डस प्रोसेस हो, ठीक है, हैजार्डस प्रोसेस हो, वहाँ पे होता है 250 या उससे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडर OSSW कोड 2020 इन एवरी एस्टैब्लिशमेंट विच इज ए बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेर इन डैश और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड देन एम्प्लॉयर शैल अपॉइंट सच नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। OSSW कोड के अंदर किसी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में कितने वर्कर्स मिनिमम एम्प्लॉयड हो, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को सेफ्टी ऑफिसर से उनको अपॉइंट करना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंडर OSSW कोड, ठीक है, अंडर OSSW कोड अगर किसी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में 250, ठीक है, 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको सेफ्टी ऑफिसर्स अपॉइंट करना होगा। आपका जो पुराना वाला बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट है, ठीक है, 1996 का, इसमें जो क्राइटेरिया था वो था 500 या उससे ज़्यादा। ओके, अगर 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है, लेकिन OSSW कोड में यहाँ पे इसको 250 कर दिया गया। ओके, सो ये डिफरेंस भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंडर OSSW कोड 2020 इन एवरी एस्टैब्लिशमेंट विच इज ए माइन वेर इन डैश और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड द एम्प्लॉयर शैल अपॉइंट सच नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हमें माइंस से रिलेटेड पूछा है कि माइंस में कितने वर्कर्स एटलीस्ट एम्प्लॉयड होने चाहिए, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर है 100, ऑप्शन ए। अगर किसी माइन में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को सेफ्टी ऑफिसर्स अपॉइंट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इज नॉट नेसेसरी एज पर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। नीचे दिए गए सिचुएशन में से किस सिचुएशन में जो सेफ्टी ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट है वो ज़रूरी नहीं है अंडर OSSW कोड 2020। फर्स्ट ऑप्शन है, ए फैक्ट्री वेर इन 250 वर्कर्स और मोर आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। अगर किसी फैक्ट्री में 250 से उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे हमें सेफ्टी ऑफिसर चाहिए कि नहीं, तो इस केस में हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जो फैक्ट्री होती है उसमें अगर 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं तभी सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे 300 है, ठीक है, 300 वर्कर्स एम्प्लॉयड है, तो ये 250 से ज़्यादा तो है लेकिन 500 से कम है, तो इस केस में सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, इस कंडीशन में सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा होना चाहिए था। ऑप्शन बी है, ए बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेर इन 250 वर्कर्स और मोर आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। ठीक है, BOC वर्क में अगर 250 से उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे हमें सेफ्टी ऑफिसर चाहिए कि नहीं, तो हाँ, इस केस में चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में 250 या उससे ज़्यादा होने चाहिए तो सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए ही। ऑप्शन सी है, माइन वेर इन 100 वर्कर्स और मोर आर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इस केस में भी हमें सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। माइंस में अगर 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है तो हमें सेफ्टी ऑफिसर चाहिए ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिर्फ ऑप्शन ए। इस सिचुएशन में हमें सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बस इतना ही था आज के लेक्चर में, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।